अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग उर्दू स्पोर्ट्स 360 लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस बारे में भला। बहुत से दोस्तों का ये सवाल है कि पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ में जो ओनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च करते हैं। वो ये पैसा क्यों खर्च करते हैं? महज क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए या उनका कोई फ़ायदा भी होता है? तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए और नए आने वाले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं पीएसएल का पूरा बिजनेस मॉडल कि किस तरीके से पीएसएल में पैसा जनरेट होता है, कहां कहां पर वो पैसा खर्च होता है और कैसे कैसे लोग इससे पैसा कमाते हैं। तो जुड़े रहिए, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पीएसएल 2023 में इनामी रकम है 13 करोड़ रुपए, और 13 करोड़ रुपए अगर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोची जाए तो बहुत ज़्यादा रकम है भाई। लेकिन पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से देखा जाए तो ये रकम बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। ये बहुत माइनर रकम है, बहुत ही ज़्यादा माइनर रकम है। जब इनामी रकम इतनी कम है तो पीएसएल फ्रेंचाइजीज़ क्या क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए ये सब कर रहे हैं? ना भाई ना। जब तक कारोबारी आदमी का फ़ायदा नहीं होता वो कहीं कोई रुपया इन्वेस्ट नहीं करता। हम आपको बताते हैं उनका फ़ायदा कैसे होता है। पीएसएल दरअसल एक प्राइवेट निजी कंपनी है, बिल्कुल आईपीएल की मानित। जैसा कि आईपीएल में टीमों को ख़रीदा जाता है, इसी तरह पीएसएल में भी टीमों को ऑन किया जाता है, यानी उनको ख़रीदा जाता है। और एक टीम को ख़रीदने के लिए 600 करोड़ से 2000 करोड़ तक की लागत पेश आती है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि एक पीएसएल का मैच कराने में 1.4 अरब यानी 1400 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं कि एक पीएसएल का मैच कराया जाए। पीएसएल का रेवेन्यू मॉडल क्या है? पीएसएल के रेवेन्यू मॉडल में 4 फैक्टर हैं। नंबर 1, ब्रॉडकास्ट राइट्स, यानी कि वो राइट्स जो चैनल ख़रीदते हैं और टीवी पर आपको मैच दिखाया जाता है। नंबर 2, फ्रेंचाइजीज़ हैं जो टीमों को ऑन करती हैं। नंबर 3, स्पॉन्सर्स हैं जो पीएसएल को और पीएसएल में होने वाले मैचेस को स्पॉन्सर करते हैं, पीएसएल टीम्स को भी स्पॉन्सर करते हैं। और नंबर 4 पर पीसीबी है। पीसीबी दर हकीकत एक गवर्निंग बॉडी है पीएसएल की। वो पूरे पीएसएल को मुनज़्ज़म करता है, उसका इंतज़ाम करता है, उसको चलाता है भैया, चलाता है। पीसीबी ये सब क्यों कर रहा है? क्या पीसीबी को ये करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है? बहुतेरा फ़ायदा भैया। पीसीबी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करता है इस पीएसएल के रेवेन्यू से। सारा पीएसएल का रेवेन्यू पीसीबी खुद जनरेट करता है और उसमें से अपनी अमाउंट काटने के बाद दूसरी अमाउंट को शेयर कर देता है। वो कैसे, अब हम आपको बताते हैं। पीसीबी यहाँ से 3 तरह से पैसे कमाता है। सबसे पहले स्पॉन्सर्स है। स्पॉन्सर 2 तरह के होते हैं। पहला स्पॉन्सर होता है टाइटल स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर अगर आप समझे तो इस तरीके से, जैसे हम किसी भी पीएसएल का नाम लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम एचबीएल लगाते हैं, यानी कि एचबीएल पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सर है। जब भी पीएसएल का नाम आएगा उसके साथ एचबीएल आएगा। याद रहे कि एचबीएल पीएसएल, यानी कि एचबीएल ने पीएसएल को टाइटल राइट्स ख़रीदे हुए हैं। एचबीएल ने 391 करोड़ रुपए की कीमत अदा की है। ये 2025 तक का मुआहदा है। दूसरी तरह के स्पॉन्सर होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर। ऑफिशियल स्पॉन्सर जो होते हैं वो किस तरह के स्पॉन्सर होते हैं? जैसा कि आप ग्राउंड्स में देखते हैं कि बाउंड्री लाइंस के ऊपर टैग्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, ग्राउंड के दरमियान में टैग्स लगे हुए होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, या ग्राउंड के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ जगहों पर कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही होती है। या हम देखते हैं कि ग्राउंड में जो है, और मैं इसकी आपको 2-3 मिसालें भी देता हूँ। टपाल टी वालों ने कॉर्नर बनाया हुआ होता है और उस कॉर्नर पे लोग जाकर चाय पीते हैं, वो टपाल टी मोमेंट होता है। सेंसिटिविटी मोमेंट होता है जो कि स्पॉन्सर करता है सेंसोडाइन, सेंसिटिविटी मोमेंट होता है। या ओसाका बैटरी रन जो होता है, जो हम देखते हैं कि एक बैटरी होती है उसमें एक शख्स रेस लगाता है।
ये सब चीज़ें होती हैं, इनको ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कहा जाता है। और ये ऑफिशियल स्पॉन्सर जो होते हैं ये पीएसएल से राइट्स लेते हैं। ऑफिशियल स्पॉन्सर जो पीएसएल के राइट्स लेते हैं वो तकरीबन राइट्स 300 करोड़ में, उसकी आम जो अंदाज़ा लगाया जाता है 300 करोड़ में वो ऑफिशियल राइट्स खरीदते हैं। तीसरे नंबर पर आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। ब्रॉडकास्टिंग राइट में वो टीवी चैनल ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लेते हैं जो मैचेस को नशर करते हैं यानी कि दिखाते हैं, वो इस ब्रॉडकास्टिंग राइट को ख़रीद लेते हैं। और ये ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो औने पौने में नहीं बल्कि 2020 के पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट 4000 करोड़ में फ़रोख्त किए गए, 4 अरब रुपए में फ़रोख्त किए गए। जो पैसे ब्रॉडकास्टिंग राइट से आते हैं या टाइटल स्पॉन्सरशिप से आते हैं या इवेंट स्पॉन्सरशिप से आते हैं, जिसको ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप भी कहा जाता है, उनमें से जो पैसे आते हैं वो परसेंटेज की बुनियाद पर तकसीम होते हैं। यानी कि पीसीबी 5% अपने पास रखता है और 95% फ्रेंचाइजीज़ को मुंतकिल कर देता है। तो यारो अब समझ आया आपको? एक कारोबारी जो 600 करोड़ से 2000 करोड़ एक टीम को बनाने में लगा रहा है, टीम के प्लेयर्स को ख़रीद रहा है, होटलिंग, ट्रैवलिंग और दीगर एक्सपेंसेस बर्दाश्त कर रहा है, वो सारा पैसा अपना नहीं लगा रहा, उसके पास पैसा आता भी है। अब यहाँ ये तो जाहिर हो ही चुका है कि फ्रेंचाइज ओनर जो है वो सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट भी इससे होता है। तो देखते हैं कि फ्रेंचाइज ओनर को क्या प्रॉफिट होता है और क्या खर्च होता है। पीएसएल का इवेंट स्टार्ट हुआ था 2015 में। आम फ्रेंचाइजीज़ की टीमों की पूरी कीमत जो है वो 93 मिलियन थी और सबसे महंगी टीम कराची किंग्स की थी 43 मिलियन में। 2017 में एक और टीम का इजाफा किया गया, मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज। मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा महंगी थी यानी कि 45 मिलियन में। अब ये जो टीमें ख़रीदने का जो टोटल पैसा होता है वो सीधा पीसीबी के पास जाता है। पीसीबी उसका कोई प्रॉफिट शेयर नहीं करता। अलावा प्लेयर्स की होटलिंग, ट्रैवलिंग और दीगर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सब फ्रेंचाइज मालिकान बर्दाश्त करते हैं। लेकिन फ्रेंचाइज मालिकान इसमें से क्या कमाते हैं? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग राइट स्पॉन्सरशिप में से जो भी पैसा आता है वो 5% पीसीबी के पास रहता है और बाकी 95% सीधा फ्रेंचाइजीज़ को दे दिया जाता है। इसके अलावा दीगर फ्रेंचाइजीज़ की जो शर्ट्स होती हैं खिलाड़ियों की, यानी कि जो शर्ट्स होती हैं उनके ऊपर आप बड़े बड़े स्पॉन्सर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम देखते हैं। वो कंपनियों के नाम ऐसे ही शर्टों पर नहीं आ जाते। उन कंपनियों के नाम के लिए, शर्टों पर कंपनियों के नाम के लिए बड़े पैसे खर्च करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े स्पॉन्सरशिप करती हैं। इसको भी एक किस्म की स्पॉन्सरशिप कहा जाता है, लेकिन ये फ्रेंचाइज स्पॉन्सरशिप होती है। उसके अलावा फ्रेंचाइजीज मर्चेंडाइज के ज़रिए जो है वो पैसा कमाते हैं, यानी कि जो शर्टें जो हम बाहर लोग ख़रीदते हैं और दीगर कैप्स वगैरह हो गई, ट्राउज़र वगैरह हो गई या स्पाइक्स वगैरह, ग्लव्स जो भी कम होते हैं किसी भी फ्रेंचाइज़ के नाम से जो मंसूब होते हैं, जो वो हम ख़रीदते हैं, उसके ज़रिए भी वो पैसा कमाते हैं। और फिर प्राइस पूल के ज़रिए पैसा कमाते हैं जो कि 50% प्लेयर को जाता है और 50% सीधा फ्रेंचाइज़ को जाता है। फ्रेंचाइजीज़ जो है वो टिकटों के रेवेन्यू से भी पैसा कमाती हैं। मिसाल के तौर पर 2020 का जो पीएसएल हुआ था उसमें टोटल 36 करोड़ रुपए की टिकटें फ़रोख्त की गई और ये आने वाले वक्तों में बढ़ती ही गई हैं। तो जो 36 करोड़ रुपए की टिकटें जो फ़रोख्त हुई उसका 5% पीसीबी ने रखा और 95% उसका भी फ्रेंचाइजीज़ को जाता है। ये सब तरीक़ेकार हैं फ्रेंचाइज मालिकान के पैसा कमाने के। अब प्लेयर्स की अगर बात आई गई है तो प्लेयर्स पर बात कर लेते हैं। प्लेयर्स किस तरीके से यहाँ से पैसा कमाते हैं। सबसे पहले तो प्लेयर्स की जो सैलरी होती है उसके ज़रिए से पैसा कमाते हैं। उसके साथ साथ प्राइस पूल, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 50% प्लेयर्स को जाता है, वो उससे पैसा कमाते हैं। आपको पता है कि पीएसएल में ड्राफ्ट सिस्टम होता है जिसमें कैटेगरीज होती हैं, यानी कि प्लाटिनम कैटेगरी में जो प्लेयर्स ख़रीदे जाते हैं उनकी जो कीमत होती है वो कम से कम $2,20,000 होती है, जबकि डायमंड कैटेगरी में ये कीमत $1.5 लाख होती है। और इसी तरह गोल्ड, सिल्वर और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इनकी कीमतें कम होती चली जाती हैं। हर फ्रेंचाइज का जो टोटल ड्राफ्ट की जो कीमत होती है वो तकरीबन
$1.2 मिलियन की होती है। तो $1.2 मिलियन में रहते हुए डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट प्लेयर्स को वो सिलेक्ट करते हैं। तो जिस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है या जिसका जितना बड़ा नाम होता है, जिसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उसकी ड्राफ्टिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाती है, उसकी कैटेगरी इम्प्रूव होती जाती है और उसे उतना ही ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ पर दो सवाल और उठ जाते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट वाले इतने अरब रुपए क्यों पे करते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा है। और दूसरा सवाल ये कि जो फ्रेंचाइजीज़ इतना बड़ा खर्चा करती हैं वो सिर्फ 13 करोड़ रुपए जीतने के लिए करती हैं। पहले सवाल का जवाब ये है, ब्रॉडकास्ट राइट लेने वाला हमेशा ही फ़ायदे में होता है, कभी वो नुकसान में नहीं होता। पीएसएल के मैचेस के दरमियान जो कमर्शियल चलती हैं वो 10 सेकंड की कमर्शियल की कीमत 10 से 15 लाख रुपए होती है और 10 सेकंड की कमर्शियल लेने के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ के दरमियान लड़ाई चल रही होती है। तो बड़ी मुश्किल से वो कंपनीज़ को कमर्शियल मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है और उनके प्रोडक्ट्स उतने ही सेल होते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट जितनी हो जाती है। बाकी फ्रेंचाइजीज 13 करोड़ जीतने के लिए ये इतनी एफर्ट करती हैं, इतना पैसा खर्च करती हैं या सिर्फ प्राइस पूल के लिए, ऐसा नहीं है। इतने का मतलब ये होता है कि जो टीम विनर बनती है उसकी व्यूअरशिप, उसके मैचों की व्यूअरशिप उतनी ही ज़्यादा आती है। साथ साथ जो फ्रेंचाइज पीएसएल जीतती है उसकी वैल्यू में उतना ही ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जितने ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा व्यूअरशिप, जितनी ज़्यादा व्यूअरशिप और उतना ही ज़्यादा पैसा। तो भैया ये सब है कारोबार, ये कारोबार चल रहा है इस तरीके से। और अगर आपको पीएसएल का बिजनेस मॉडल समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय भी दे दें। तो मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।